नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये भी एक स्पेशल क्लास है जिसमें कुछ मुद्दे हम लेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, इस पर अपनी समझ विकसित करेंगे और ये समझेंगे कि जो देश दुनिया में चीज़ें चल रही हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। देखिए, है क्या कि सारे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गए हैं, ठीक है। कहीं वो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम अब नहीं हो रहे हैं जिसमें सीधे सीधे आप रट लेते थे कि अकबर की मनसबदारी नीति क्या थी, या आपने रट लिया कि कितनी ज्वालामुखी सुषुप्त हैं, कितनी शांत हैं, या आपने ये रट लिया कि इकोनॉमिक्स में प्राथमिक सेक्टर क्या होता है, द्वितीयक सेक्टर क्या होता है, तृतीयक क्या होता है। ये समय समाप्त हो चुका है। अब जैसे जैसे संसाधन की उपलब्धता बढ़ती गई, इंटरनेट क्रांति ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर करंट खूब पूछा जा रहा है। और बात जब यूपीएससी की हो तो यूपीएससी करंट डायरेक्टली हो सकता है कि कम सवाल आपको लगता हो कि पूछ रही है, बट उसके हर क्वेश्चन में उसके कोर में करंट ज़रूर होता है, क्योंकि वो करंट इशू उठाती है और उसी से गहराई में जाकर के सवाल पूछती है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो कंटेम्प्रेरी इशू हैं उन पर अपनी एक समझ विकसित करते हुए चले। इसलिए स्पेशल क्लास में लाना शुरू किया हूँ। 2-3-4 क्लास आपको मिल भी चुकी हैं। ऐसे ही मुद्दों को मैं उठाता रहूँगा। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उसमें जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है जिस पर डिस्कस करना चाहिए वो मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। अगर आपको ये मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो थम्स अप कीजिए, कमेंट में लिखिए कि हाँ मुझे पसंद आ रहा है। ज़्यादा लोग अगर लिखेंगे तो मैं इसको लगातार जारी रखूँगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये टाइम वेस्टिंग है, तो बिल्कुल आप वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि नहीं सर ये मेरे काम का नहीं है। लेकिन अगर हाँ आपके काम का है तो आप ज़रूर लिखिए, लाइक भी कीजिए, ताकि उससे मैं समझ पाऊँ कि हाँ मुझे करना चाहिए। चलिए ठीक है, बात करते हैं भारत की वैक्सीन रणनीति पर। खूब चर्चा हो रही, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही कि भारत की जो वैक्सीन रणनीति है ये बहुत तगड़ी है। अब वैक्सीन रणनीति है क्या? देखिए, आसान भाषा में पहले ये समझिए कि जो है विदेश नीति कैसे काम करती है। तो विदेश नीति का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ कंट्री, यानी कि आप अपने देश के बाहर अन्य देशों से कैसे संबंध रखते हैं। जैसे इंडिया अपने बाहर पड़ोसी हैं या पड़ोसी के पड़ोसी, यानी कि पूरी दुनिया से कैसा संबंध रखता है, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ गुजराल सिद्धांत चलता है, या जो सॉफ्ट इंडियन पॉलिसी से कहा जाता है। तो इस प्रकार की पॉलिसीज़ चलती रहती हैं। हर गवर्नमेंट का अपना एक अलग एजेंडा होता है, अपनी अलग प्रकार की पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं वो किसी भी सरकार की बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है, इन्होंने एक इनोवेटिव तरीके से विदेश नीति को साधने की कोशिश किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत संबंध को तरजीह दी है अलग अलग देशों के नेताओं के। उसका फ़ायदा होता है जब आप किसी से कोई डील करने जाते हैं और आपके अगर व्यक्तिगत संबंध हैं तो उसका एक अलग प्रॉफिट आपको मिलता है। इसके अलावा मोदी ने जैसे जब कोरोना आया तो कोरोना में जब लॉकडाउन लगाने के लिए मोदी ने संबोधित किया देश को, तो वो एक मंत्र उन्होंने दिया था कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, ठीक है। तो आपदा को अवसर में बदलने का ये मतलब नहीं है कि कोई परेशान है तो उसकी परेशानी का लाभ उठाया जाए, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। कई बार आपदाएं आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। तो इस आपदा के अवसर में जो मोदी जी का जो कहना था, उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़, खूबसूरत चीज़ निकल के आई है वो है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति की काफ़ी चर्चा हो रही है, और ये इस वजह से हो रही है क्योंकि वैक्सीन इंडिया ने बनाया, जिसे आप कोवैक्सीन के नाम से जानते हैं, कि आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आया, खूब आया। तो भारत ने एक जो है एक सॉफ्ट पॉलिसी जो उसकी रही है, और जो एक विश्व गुरु की बात हमेशा भारत करता रहा है कि वो एक वैश्विक गांव की बात करता है। और इंडिया हमेशा इस बात का समर्थक रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व जो है एक घर है, एक समाज है, एक गांव है जिसमें सब लोग रह रहे हैं। तो उसी के तहत भारत ने जो है जिन जिन देशों की ज़रूरत थी, चाहे उन्हें
मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हो, उन्हें किट की ज़रूरत हो जिनसे कोरोना की जांच करनी हो, या जब अब वैक्सीन बन गई है तो वैक्सीन देने की बात हो। इस तरीके से मोदी ने कई ऐसे देशों को साधा है, जिनमें से ब्राज़ील शुरुआत में थोड़ा-सा भारत के वैक्सीन को लेकर के कह रहा था कि नहीं अच्छी नहीं, बाद में उसने उसको स्वीकार किया, उसको अच्छा लगा और उसने भारत की तारीफ़ भी की। कनाडा, जिससे भारत के राजनयिक संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि कनाडा कहीं न कहीं पीछे से खालिस्तान मूवमेंट को अपना समर्थन समय-समय पे देता रहा है, इसलिए बहुत अच्छे संबंध नहीं है। फिर भी भारत ने वैक्सीन कनाडा को दिया, जिसके बाद में कनाडा ने भी उसका धन्यवाद दिया। और अब जो बड़ी बात निकल कर के आई, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भारत की तारीफ में एक पुल बांध दिया है जिसे, तो वो खबर दैनिक जागरण में छपी थी। अब वो खबर आपको दिखाते हैं और समझाते हुए चलेंगे कि इसके मायने क्या है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कोरोना महामारी के दौरान भारतीय नेतृत्व के मानवीय दृष्टिकोण और वैक्सीन की सहायता पर आभार जताया है। ठीक है, जो बात मैं कह रहा था कि एंटोनियो गुतेरेस ने रहनुमा कहा है कि भारत जो है एक रहनुमा के तरीके से, प्रोटेक्टर के तरीके से पूरी दुनिया के सामने इस महामारी के दौर में आया। ठीक है, भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नोट करते हुए चलेंगे, जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए फटाक से यहाँ पे सवाल मिल गया। सवाल क्या है, भारत के संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस त्रिमूर्ति हैं। पेन और कॉपी ले करके बैठेंगे, ज़्यादा फायदा होगा, तो फटाक से आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। इससे आप ये भी सीख पाएंगे कि हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, कैसे अखबारों को पढ़ना है। अक्सर आप पूछते रहते हैं, अब तो एकदम से आपके सामने उदाहरण कि मैं कैसे अखबारों को पढ़ता हूँ। हर लाइन में जो काम की चीज़ होगी उसको निकाल लेंगे। ठीक है, त्रिमूर्ति ने भारतीय नेतृत्व की तरफ से, यानी कि भारत की तरफ से उसके एक प्रतिनिधि की तरफ से प्रशंसा के संबंध में ट्वीट करते हुए संयुक्त राष्ट्र का आभार जताया है। गुतेरेस ने कहा, अब यहाँ पर दो चीज़, एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो महासचिव हैं, ये बात भी आपको नोट करनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुतेरेस ने कहा कि भारत ने कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन काम किया है। भारत की महामारी की मुश्किल दौर में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ज़रूरी दवाइयाँ, जांच किट, पीपीई, ठीक है, तो और वेंटिलेटर, जो अभी मैं बता रहा था कि ज़रूरी जो चीज़ें हैं उन देशों को जिनकी ज़रूरत थी उनको मुहैया करवाए हैं। ठीक है, जिस तरह से उपलब्ध कराए हैं वह तारीफ योग्य है। ऐसा कोई सक्षम देश ही कर सकता है। आप ये कल्पना कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र किस तरीके से भारत को ले रहा है, यानी कि भारत की मजबूती को वो समझ रहा है, मान रहा है। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि भारत जो है वो दुनिया का दवाखाना है। भारत में अधिकतर दवाइयाँ बनती जिससे दुनिया का इलाज होता है, तो वो पहले से कहा जाता है। तो भारत ने अपनी उस छवि को और मजबूत किया है, और इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक विदेशी नीति में अपनी एक नई रणनीति लगाई है कि जो है उनका मेडिकल हेल्प किया है। और इस बार के बजट में भी आपने देखा है कि सरकार ने दिल खोल के बजट हेल्थ के लिए दिया है, हेल्थ सेक्टर के लिए दिया है। ठीक है, यहाँ पर आगे वो कहते हैं कि साथ ही विश्व भर में वैक्सीन लगाने के अभियान को जिस तरीके से भारत ने आगे बढ़ाया है वह अपने आप में अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन है। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को मुफ्त में 2 लाख वैक्सीन डोज दिए जाने के कदम की भी सराहना की है। यानी कि भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना है उसे 2 लाख वैक्सीन डोज मुफ्त में दिया है। ये क्या है? ये एक फेवर। अब जब मोदी कोई फैसला लेंगे उसमें संयुक्त राष्ट्र का फेवर मिलेगा। होता नहीं कि जैसे आप भी इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी की मदद की तो बदले में वो आपकी भी मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज दिया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। वैक्सीन राष्ट्रवाद की उन्होंने आलोचना की। वैक्सीन राष्ट्रवाद का मतलब कि आप एक टेरिटरी से घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीयवाद की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयवाद का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत का एक नारा रहा है हमेशा से। तो ये एक विदेशी नीति के तहत नरेंद्र मोदी का एक कदम है जिसकी सराहना हर जगह हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके जो है समझ आपका विकसित हुआ होगा। और आपको बता दूं कि इसका लाभ कहाँ होगा। इसका लाभ होगा जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पार्ट है आपका, इसमें
जो मेंस का पेपर है सेकंड, जिसमें आपका पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसी में है और ये उसी पार्ट से रिलेटेड है, तो इसका जो है उपयोग आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर। आरबीआई ने साइबर सुरक्षा को लेकर के वीडियो जागरूकता अभियान चलाया। ठीक है, अब कोरोना के दौर में जब आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग को की बात की गई, लोग एक दूसरे से मिले ना, ऐसे में हुआ क्या कि पैसे का जो लेन देन है वो कैशलेस ज़्यादा हुआ और उसके लिए भारत सरकार ने 2016 से ही एक जो है बेहतरीन प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था, जिसका परिणाम मिला। ठीक है, लोग गूगल पे, फ़ोन पे, आप भी हो सकता है यूज़ करते हो, अगर ना यूज़ करते हो तो ये अच्छी चीज़ है, आपको इसका यूज़ करना चाहिए। कैशलेस होने से कई फ़ायदे हैं, इन्वायरमेंट के कई फ़ायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा लोग कैशलेस यूज़ करने लगे तो एक खतरा बना साइबर सुरक्षा को लेकर के। साइबर क्राइम का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ कर, नेटवर्क के साथ कोई छेड़छाड़ करके आपको नुकसान पहुंचाए, इसे साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन करके सामने आया है। इसलिए आरबीआई ने एक रैपर हैं जो पंजाबी रैपर हैं, उनके साथ मिल करके एक वीडियो अभियान चलाया है। किस लिए? लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग समझें। आपको ये जानना होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों के मोबाइल पे फेक कॉल आते हैं, हेलो आप अपना आधार नंबर बता दीजिए, अपना पैन नंबर बता दीजिए, या ओटीपी आएगा आप उसको बता दीजिए। इससे क्या होता है कि वो आपके बैंक के लाखों रुपए को खा सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। तो इसलिए आरबीआई ने लोगों को सचेत करने के लिए एक सिंगर के साथ टाइप किया है। होता क्या है कि इंटरटेनिंग चीज़ हम खूब देखते हैं, अखबार में एक खबर अगर पड़ी होगी तो कोई शायद ना देखे, लेकिन जब कोई गाया करके गाना गाएगा, समझाएगा, तो ज़्यादा इंटरटेनिंग लगेगा और उससे आप इंटरटेन करते करते आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए एक पंजाबी रैपर जिनका नाम वायरस है, ठीक है, वायरस यानी कि विषाणु, ठीक है, सुन करके तो डर लग रहा है क्योंकि वायरस ने बड़ा परेशान किया हम लोगों को पिछले 2020 में। तो वायरस नाम के एक रैपर हैं जिनके साथ आरबीआई ने साइन किया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपके आ सकता है। जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसको नोट कर ले, पक्का आएगा कि आरबीआई ने साइबर सुरक्षा की जागरूकता के लिए किसके साथ टाई अप किया। तो वो कौन है? एक पंजाबी रैपर है, वायरस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इसको मैं ले आया हूँ आपके लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चंद्रयान 3 पर। चंद्रयान 3 की चर्चा 2021 के बजट में हुई थी। निर्मला सीतारमण ने इसकी चर्चा की थी कि भारत 2022 में चंद्रयान 3 भेजेगा, इसकी चर्चा उन्होंने वहाँ पर कर दी थी। तो तब से चर्चा का विषय है। अब जो इसरो के प्रमुख हैं के शिवान, इसरो के प्रमुख कौन है? के शिवान। ये बीच बीच में जो ज्ञान निकल रहा है ना, इसको समेटते रहिए, लिखते रहिए कहीं पर। इसरो के जो प्रमुख हैं के शिवान, उन्होंने घोषणा किया है कि 2022 में किया जाएगा चंद्रयान 3 का परीक्षण। ठीक है, 2022 में किया जाएगा चंद्रयान 3 का परीक्षण। ठीक है, आपने देखा कि चंद्रयान 2 जो है वो भारत का असफल रहा था और वो विजुअल शायद जिसमें प्रधानमंत्री के शिवान के साथ जाते हैं, बैठते हैं और वो रो रहे होते हैं, फिर उनको सांत्वना देते हैं कि ठीक है, सांत्वना देते हैं कि ठीक है, अगर इस बार हम असफल हुए तो बाद में हम सफल भी हो सकते हैं। पहले ये 2020 में ही भेजा जाना था, लेकिन इसे टाला गया किसी वजह से। और अब चंद्रयान 3 जो है अपने पूर्ववर्ती यानों की तरह आर्बिटर नहीं होगा, ये इन्होंने बताया है। शिवान ने कहा है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, चंद्रयान 2 की तरह ही इसमें आर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 के साथ भेजे गए आर्बिटर को ही चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो आर्बिटर चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया था उसी आर्बिटर का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इससे क्या होगा कि खर्चे कम आएंगे, यानी कि कॉस्ट कम लगेगा। हालांकि भारत ने बहुत ही कम कॉस्ट पे भेज दिया था चंद्रयान 2 को। अगर वो सफल होता तो दुनिया के लिए एक नज़ीर होता, दुनिया के विज्ञान के लिए एक नज़ीर होता, क्योंकि जितने 971 करोड़ रुपए में हमने चंद्रयान 2 को जो है भेज दिया था चंद्रमा पर। अब आप ये आप जानकर हैरान होंगे कि हॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी मूवियाँ बनती हैं जो 2-2 हज़ार करोड़ रुपए में बनती हैं। और आप ये देखिए कि भारत ने चंद्रमा पर एक खोज करने के लिए एक अभियान को 971 करोड़ रुपए में बना लिया था। तो ये वाकई में भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भारत की आर्थिक दशा को देखते हुए और विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन काम किया
क्या था। तो चंद्रयान 3 कब 2022 में जाएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये 3 टॉपिक मैंने लिया था चर्चा करने के लिए। ये कैसा लगा हमारा प्रयास, अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप कीजिए, लिखिए। अगर आप, मैं देखूंगा अगर ज़्यादा लोगों का कमेंट आता है, ज़्यादा लाइक आते हैं, तो इसमें मैं कम से कम 10 पॉइंट को रखूंगा जो अखबार के होंगे, उन पर चर्चा करूंगा, अखबार की कटिंग भी लगा दूंगा। आप चाहें तो जाके पढ़ लीजिए। बस यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि मैं कैसे अखबार को पढ़ता हूँ, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। अगर ये समझना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय दीजिए कि ये चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।